ये सर नेट का यूनिट 2 that is cellular organization. Okay. Cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला पॉइंट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको आज हम पढ़ेंगे. जब पहला सेल बना था, when the first cell was emerged, वहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था. ठीक है, जब पहला सेल बना था वहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था. एंड वहाँ पे भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था दैट वाज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. हम सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, जिसमें एक हेड ग्रुप होता है. ओके, दिस इज द हेड ग्रुप एंड फैटी एसिड टेल्स होते हैं. दीज आर द फैटी एसिड टेल्स. ठीक है, हेड ग्रुप होता है. हेड ग्रुप के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है एंड हेड ग्रुप जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है. ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है. एंड जो ये फैटी एसिड टेल्स है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है. ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है. एंड इस फॉस्फेट के साथ डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं. अलग अलग नाम होता है इनका. जैसे टोटल 5 टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड पाया जाता है. दैट इज मेनली 4 टाइप्स. दैट इज फॉस्फेटिडिल कोलाइन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडिल इथानोलामिन, and phosphatidyl serine and sphingomyelin. Okay, sphingomyelin. इतना समझ में आ गया. मेनली हम जब फॉस्फोलिपिड को पढ़ते हैं वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एक हेड ग्रुप होता है जिसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है एंड इसके साथ कुछ ग्रुप्स अटैच हो गए होते हैं. टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं एंड स्पिंगोमाइलिन है. एंड फैटी एसिड चेन ऐसे रहता है. ठीक है, फैटी एसिड चेन ऐसे रहता है. इससे बना हुआ होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इससे बना हुआ होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. बाइलेयर मतलब 2 लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का, ऐसे ऐसे अरेंज होता है. ये फैटी एसिड टेल है जो राउंड राउंड में बना रहा है वो है फॉस्फेट हेड है. एंड ये जो लाइंस में बना रहा हूँ दैट इज फैटी एसिड टेल्स. ठीक है, ये एक बाई लेयर है. 2 लेयर्स हैं. ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया. ठीक है, इट इज ए बाई लेयर. एंड इसके बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं. क्या होते हैं इसके बीच बीच में? प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन का कंटेंट लगभग यहाँ पे 50% रहता है एंड लिपिड का कंटेंट यहाँ पे 50% रहता है. ठीक है, बाकी कुछ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन को मिला के ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन को मिला के 5 से 10% रहता है. ठीक है, मोस्टली ये 2 चीज़ें रहती हैं एंड ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन को मिला के 5 से 10% रहता है. ठीक है, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे आरबीसी हो गया. हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आरबीसी में मेनली क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं आरबीसी से
तो हमें एक प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमें एक प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। एंड हम जब उसको मतलब लैब में स्टडी किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तब उन्होंने पाया कि ये 2 लेयर में बटा हुआ है, क्योंकि ये आरबीसी को आज मॉडल लिया गया था, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखा गया कि वो 2 लेयर्स में बटा हुआ है। जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए उसका लेंथ एक्चुअली वो 2 टाइम्स है। वहाँ से पता चला कि एक्चुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, बाई लेयर होता है। ठीक है, वहाँ से पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर होता है। एंड इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, पहले तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, ये हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। एंड ये जो टेल पार्ट रह गया, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। एंड ये जो हेड पार्ट रह गया, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब वाटर के साथ अच्छे से रिएक्शन करता है। एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं ना, कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, क्योंकि एक हाइड्रोफोबिक एरिया प्रेजेंट है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोर। ये हाइड्रोफोबिक कोर के वजह से क्या होता है, कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाते हैं। एंड जो फैटी एसिड टेल हमारा होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, जो टेल्स होते हैं यहाँ पे कभी कभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं, वहाँ पे फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन बढ़ जाता है। फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन क्या है, 1972 में अपना एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे एक्चुअली, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, ये दोनों ने एक मॉडल दिया था, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या है, फ्लूइड है, मतलब अपना फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। एंड इनमें जो प्रोटीन्स पाया जाता है, दैट इज प्रोटीन जो पाया जाता है मेम्ब्रेन में, वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, एक है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एक है पेरिफेरल प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये सपोज मेम्ब्रेन है। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे पाए जाते हैं, मेनली इनमें अल्फा हेलिक्स होता है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हैं वो क्या होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। हम अगर इसको डिटर्जेंट से पेरिफेरल प्रोटीन को अलग करें, आराम से अलग हो जाएंगे एंड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को, इसको अगर हम अलग करने की कोशिश करें मेम्ब्रेन से, तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ठीक है, एंड ये याद रखना। उसके बाद जो फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होता है,
एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे एक ह्यूमन सेल को लिया गया एंड एक माउस सेल को लिया गया, ठीक है। उसमें क्या किया गया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं उसको फ्लोरोसेंस से टैग कर दिया गया, ठीक है। उसको फ्लोरोसेंस से टैग कर दिया गया। फिर ये दोनों सेल को फ्यूज़ कर दिया गया। इन दोनों सेल को फ्यूज़ करने के बाद हम देखें कि जो सेल बन रहा है कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो माउस के जो प्रोटीन्स हैं एंड ह्यूमन के प्रोटीन्स हैं वो मिक्स हो गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं। इससे पता चलता है कि जो भी फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं ना सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज एक बाइलेयर है, ठीक है। ये सपोज एक बाइलेयर है, ठीक है। ये बाइलेयर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ऐसे मूव करते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव कर रहे हैं लैटरली, उसको बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल मूवमेंट। एंड अगर ये पूरा एक लेयर से दूसरी लेयर मूव करते हैं, ऐसे मूवमेंट होता है एक लेयर से दूसरी लेयर, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है फ्लिपेज, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है फ्लिपेज, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एक चीज़ भी बोला गया है, इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा है ना, इसको बोला गया है कि रेल रोड ट्रैक। जैसे रेल रोड हमारा रेल चलता है, ट्रेन चलता है, जैसे ट्रैक होता है ना, ऐसे ऐसे करके ट्रैक होता है, ठीक है। इसको देखा गया, इसको साइड से देखोगे तो ऐसे ही पता चलेगा कि इट इज़ लाइक ए रेल रोड ट्रैक। इसको रेल रोड ट्रैक मतलब इसका दूसरा नाम है, ठीक है। एंड और एक चीज़ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और एक चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं लिपिड रैफ्ट। क्या बोलते हैं? लिपिड रैफ्ट, ठीक है। लिपिड रैफ्ट एक चीज़ होता है जहाँ पे 3 चीज़ें प्रेजेंट रहता है, मतलब 2 चीज़ें मेनली प्रेजेंट रहता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल प्लस और एक चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं स्पिंगोलिपिड। या डायरेक्टली आप याद रखोगे ये 2 चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं लिपिड रैफ्ट में। मतलब ऐसे सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये एक पैच जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये पैच जैसा बना हुआ है, इसको बोलेंगे हम लिपिड रैफ्ट। एंड इसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड 2 तरह का होता है मेनली। स्पिंगोमाइलिन होता है, स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये 2 चीज़ें प्रेजेंट रहता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं लिपिड रैफ्ट। ये एक पैच जैसा होता है, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एक पैच जैसा प्रेजेंट रहता है जिसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोलिपिड प्रेजेंट रहता है। जो कुछ ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं एंड कुछ स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट रहते हैं एंड कुछ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहते हैं। ये 3 चीज़ें मेनली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद मेनली रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन। याद रखना अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, स्पेक्ट्रिन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल, ये याद रखना। स्पेक्ट्रिन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल, ठीक है। स्पेक्ट्रिन इज मेनली फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। अभी ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। ये इट इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक लिपिड बाइलेयर होता है एंड ये 5 टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडिल इथानोलामिन, फॉस्फेटिडिल सेरिन एंड स्पिंगोमाइलिन। ये 5 तरह का लिपिड प्रेजेंट रहता है। एंड इसमें जो हेड ग्रुप होता है उसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है एंड और एक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम से ये बनता है। मतलब फॉस्फेटिडिल कोलिन अगर होगा तो कोलिन जुड़ा हुआ होगा,
यहाँ पे ये होते हैं फैटी एसिड टेल होते हैं, एंड जो हेड पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक होता है, एंड टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है, एंड ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये पार्ट जो होता है अंदर का जहाँ पे लाइंस बना हुआ होता है वो हाइड्रोफोबिक एरिया होता है, एंड ऊपर का पार्ट जो राउंड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। इसमें मेनली 50% प्रोटीन होता है, 50% लिपिड होता है, एंड ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन मिला के 5 to 10% होता है। मेनली आरबीसी को आज मॉडल के हिसाब से यूज किया जाता है, एंड जब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता ना, इसके वजह से क्या होता है प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फैटी एसिड के वजह से ये हाइड्रोफोबिक होता है, एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इसके अंदर कुछ पास नहीं कर पाते हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक कोर, एंड जो फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो अनसैचुरेटेड होता है, उसका फ्लूइडिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका फ्लूइडिटी ज़्यादा होता है, एंड जो सिंगल बॉन्ड होता है जो फैटी एसिड में वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें मेनली दो चीज़ें बोला गया था कि जो मेम्ब्रेन अपना है वो फ्लूइड है, मतलब फॉस्फोलिपिड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एंड जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज टू टाइप्स ट्रांसमेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, इसमें अल्फा हेलिक्स भी होता है, एंड जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, वो अलग करने से इजीली अलग हो जाते हैं बाय सम डिटर्जेंट्स, बट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हम डिटर्जेंट से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे ह्यूमन सेल के कुछ फॉस्फोलिपिड को फ्लोरोसेंस टैग कर दिया गया था, एंड माउस सेल के कुछ फॉस्फोलिपिड को फ्लोरोसेंस टैग कर दिया गया था, एंड दोनों को फ्यूज कर दिया गया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद देखे कि माउस का जो फॉस्फोलिपिड को हम टैग किए थे एंड ह्यूमन में फॉस्फोलिपिड जो टैग किए थे अपने आप में मिल गए हैं। इससे पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, अपना पोजीशन इन्होंने चेंज कर लिया था, इसलिए पता चलता है कि ये मूव करते हैं। दो टाइप के मूवमेंट मेनली होता है, एक होता है लैटरल मूवमेंट, एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। एंड लिपिड रैफ्ट क्या होता है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल स्पिंगोलिपिड प्रेजेंट रहता है, स्पिंगोलिपिड के अंदर आता है स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये तीन चीज़ें मेनली प्रेजेंट रहता है। स्पेक्ट्रिन नाम का एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आई विल आंसर। एंड इससे नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 2 का नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा सिलेबस के वाइज CSIR लाइफ साइंस का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसका जो रिकमेंडेड बुक है जहाँ से इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो है कूपर बुक, कूपर का सेल बायो बुक, आपको इजीली मिल जाएगा गूगल में, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। कूपर का सेल बायो बुक सर्च कर लेना। 8th एडिशन हमें पढ़ा रहा हूँ, 8th एडिशन। अगर यहाँ से चाहो तो तुम रेफरेंस के लिए बुक रख सकते हो, ठीक है। बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।